वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्राप्ति भुगतान खाते के प्रारूप के बारे में समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो उससे पहले समझने पहले ये समझ लीजिए प्राप्ति भुगतान खाता होता क्या है। आपको मैं छोटी छोटी बातें बता दूं क्योंकि इसमें प्रारूप समझाना है। तो प्राप्ति भुगतान खाता वह खाता होता है जिसमें नगद लेन देन का लिखा रहता है। अब प्राप्ति भुगतान खाते को एक और खाते के नाम से जाना जाता है जिसका दूसरा नाम आगम शोधन खाता भी है। और इसमें यह गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें नगद लेन देनों का लेखा होता है। और गैर व्यापारिक संस्था ज़्यादातर मतलब क्या पता कि कभी वो उधार कर ले, लेकिन ज़्यादातर 90% या 99% नगद लेन देन करते हैं। इसीलिए और यह लाभ कमाने के लिए तो बनाते नहीं है। लाभ कमाने के उद्देश्य इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। इनका उद्देश्य सेवा प्रदान करना होता है। प्रथम है जैसे विद्यालय एक्सेट्रा। तो प्राप्ति भुगतान खाते में हमेशा एंट्री नगद होगी और इसके दो कॉलम होते हैं, एक प्राप्ति होती है, एक भुगतान होता है। इसमें रकम और इसमें रकम। इसमें प्राप्तियों की रकम लिखेंगे और इस वाले में जो भुगतान की रकम लिखते हैं। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? पहले आपको डालना है प्राप्ति भुगतान खाता, ठीक है। फिर वो संस्था, जैसे जो संस्था उसका नाम है। और अगर हिंदी में है तो हिंदी में आप लिखेंगे अगर ये 2023 चल रहा है तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष का, ये लिखेंगे। और इंग्लिश में लिखना है द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। हिंदी में क्या लिखना है आपको? 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का। तो यहाँ पे जितनी भी प्राप्तियाँ होंगी, रोकड़ की प्राप्तियाँ, याद रखना, रोकड़ की प्राप्ति, अगर रोकड़ को छेड़ा जाएगा तो या तो प्राप्ति में आएगी या तो भुगतान में आएगी। और जितनी भी प्राप्तियाँ होंगी वो इसमें आएंगी और जितना भी भुगतान होंगे वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बैलेंस ओपन करेंगे, हाथ में रोकड़ जो रहता है, जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा आपका, जो हाथ में रोकड़ होगा, तो अगर दिया हो प्रश्न हाथ में रोकड़ होगा तो हाथ में रोकड़ लिखेंगे और बैंक में रोकड़ होगा तो बैंक में रोकड़ लेंगे। ये कैश इन हैंड और कैश इन बैंक। देखो, आप अगर इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे तो इंग्लिश आपके काम देगी, क्योंकि 12th के बाद, ये 12th का बता रहे हैं, 12th के बाद आपको इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में ज़्यादातर अकाउंट खोलनी पड़ेगी, ठीक। तो आप इसलिए मैंने इंग्लिश में प्रारूप बताया, लेकिन बता मैं हिंदी में दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में जो सीख लेता है वो इंग्लिश में तुरंत बदल लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं तो ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, मतलब हाथ में रोकड़ और बैंक में रोकड़। जितना जितना अमाउंट होगा यहाँ पे लिख के यहाँ का टोटल यहाँ पे रख देना है, ठीक है। टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ध्यान देना। टू सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा। चंदा का अब अगर ये चंदा भी लिखा होगा ना प्रश्न में तो ये गैर व्यापारिक संस्था है, तो ये चंदा देंगी नहीं, ये चंदा लेंगी। और चंदा भी लिखा हुआ, प्राप्त चंदा भी नहीं है, चंदा लिखा हुआ है तो तुम यही भी लिखोगे, टू सब्सक्रिप्शन डाल के चंदा का अमाउंट डाल दोगे। डोनेशन, अब वैसे ही गैर व्यापारिक संस्था दान देती नहीं है, लेती हैं, तो दान का ये यहाँ पे लिखेंगे। एंट्री फीस, अब एंट्री फीस जो रहती है कहीं जो भी एंट्री फीस लगती है वो इसी में आ जाती है। प्रवेश शुल्क हमेशा प्राप्ति में आएगा, ये याद रखना, प्रवेश शुल्क हमेशा प्राप्ति में आएगा। 2 ग्रांड, ये प्रवेश शुल्क हुआ, ये चंदा हुआ, अरे ये दान हुआ, ये चंदा हुआ। 2 ग्रांड ये अनुदान है, ठीक है। अनुदान हमेशा प्राप्तियाँ होती है, ठीक है। उसके बाद टू इनकम फ्रॉम लेक्चर, अब लेक्चर मतलब व्याख्यान जो हम समझा रहा हूँ अभी, लेक्चर दे रहा हूँ वो व्याख्यान के इनकम, जो भी लेक्चर देंगे उसका इनकम दिया है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और अब फिक्स एसेट को बेचोगे, मतलब जो संपत्ति है, भवन, फर्नीचर, इन सबको बेचेंगे तो रोकड़ आएगी, वो इसमें लिखेंगे, ठीक। टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर को अगर बेचेंगे, पुरानी रद्दी को बेचेंगे, जो पैसे आएंगे वो इसमें आएंगे।
और फिर उसके बाद रेंट, रेंट आपका जो भी जाएगा वो भी इसी में आएगा। अरे जाएगा नहीं, प्राप्त होगा वो आएगा, मतलब वहाँ से जाएगा आपको प्राप्त होगा। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव इसी में आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और जब भी ये ध्यान रखना हमेशा ब्याज जुड़ती है, और इन्वेस्टमेंट अगर आपने इन्वेस्टमेंट किसी में की है उस पर अगर ब्याज बढ़ रही है तो वो ब्याज आपको मिलेगी, प्राप्त होगी तो प्राप्ति में लिख दिया। और ये आपकी विविध प्राप्तियाँ हैं जो आपके रिसीव होंगी, विविध प्राप्तियाँ जो रिसीव होती हैं वो हैं। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं अब भुगतान पक्ष में। तो भुगतान पक्ष में आने के बाद बाय बैलेंस बीडी, अगर देखो कभी कभी बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, हर बार नहीं होता, ध्यान रखना, कभी कभी बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, तब यहाँ पे लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी का करके अमाउंट डाल देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट का, जो बैंक अधिविकर्ष। ठीक है, बैंक अधिविकर्ष समझना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, बैंक अधिविकर्ष का अमाउंट डालने के बाद बाय सैलरी, अब सैलरी दी है तो इसमें आएगी। अगर ये होता ना बाय रिसीव सैलरी तो यहाँ पे आ जाती है, ये ध्यान रखना, ये सैलरी दी है तो सैलरी यहाँ पे आएगी। बाय रिपेयर, रिपेयर मरम्मत यहीं पे आती है। परचेस ऑफ बुक, जो बुक का हमने परचेज किया है, पुस्तकों का क्रय किया है, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, बाय प्रिंटिंग स्टेशनरी, जो भी हमारा बुक और छपाई का खर्चा है वो यहाँ पे आएगा। ठीक, और बाय परचेज फर्नीचर, फर्नीचर जब हमने कोई संपत्ति खरीदी, यहाँ पे बेची तो पैसे आए तो यहाँ पे प्राप्ति में लिख दिया, और जब हमने खरीदी तो यहाँ पे आए तो ये हमने भुगतान में लिख दिया। बाय परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी फिक्स एसेट्स वो की है, लैंड भूमि और भवन, भूमि भवन किया है तो यहाँ पे आएगा। स्पोर्ट इक्विपमेंट जो खरीदा है हमने उसका एक्सपेंसेस यहाँ पे आएगा। ठीक, बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव, जो भी एडवर्टाइजमेंट की एक्सपेंसिव, विज्ञापन याद रखना, विज्ञापन की एक्सपेंसिव है वो यहाँ पे आएगा। बाय न्यूज़पेपर वो मैगजीन, जो भी न्यूज़पेपर और मैगजीन का वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, खर्चा न्यूज़पेपर और मैगजीन का। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस क्या होती है ये समझना। ऑडिट फीस जैसे आपने जो बनाया पूरा बिल और वो उसका चेक करवाते हैं, जब आप सीए से चेक करवाते हो जब वो फीस लेता है ना, उसी को कहते हैं ऑडिट फीस। जब सीए जब चेक करता है और अपना वो शुल्क लेता है, अंकेक्षण शुल्क बोलते हैं उसे, तो उसी को ऑडिट फीस कहते हैं, चेक करता है। बाय रेंट टैक्स, रेंट और टैक्स आएगा इसी में, किराया और कर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेंट आया वो प्राप्त का आया, यहाँ पे किराया और कर जो दिया है उसका आएगा। बाय परचेज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी आपने वो उसका परचेज किया, क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे वो था, क्या बोलते हैं, जो आपने विनियोग किया है उस पर ब्याज था तो इधर आया, लेकिन जब आप परचेज खरीदोगे इन्वेस्टमेंट तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी और रुपए जाएंगे तो भुगतान होगा तो यहाँ पे आएगा। बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो भी आपके बिजली का बिल है, विद्युत है, उसके चार्जेस यहाँ पे आएंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी यहाँ पे आएगा, जो प्रीमियम देते हैं, और ये भी विविध व्यय हैं वो यहाँ पे आएंगे। ये विविध प्राप्तियाँ थी और ये विविध व्यय हैं, ध्यान रखना प्राप्तियाँ। बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका अंतिम शेष बचा हुआ है, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, ये रखते, और फिर उसके बाद आपका टोटल निकाल लेना, सब आ जाएगा। अब नॉर्मल में अगर पूरा संक्षेप में समझाऊं तो यहाँ पे जब आपके रोकड़ प्राप्त होगा तब आएगा, और यहाँ पे जब आप रोकड़ मतलब पेमेंट करोगे तब वो आएगा। और एक और बात ध्यान रखना कि पेपर में ज़्यादातर ये बना रहता है, इसकी चिंता नहीं है। आपको पेपर में आय व्यय खाता बनाने के लिए दिया जाता है, ये बहुत कम दिया जाता है। तो अगले वीडियो में हम वही देखेंगे कि आय व्यय खाता का प्रारूप आपको दिखाते हैं। आय व्यय खाता का प्रारूप बहुत छोटा सा है, और याद करने ये आपका पूरा लाभ हानि का वो रहता है। ठीक है, और इसको हम और ये ध्यान रखना जो